आज हम लोग पढ़ेंगे अ लिविंग गॉड बाय लेफ्केडियो हर्न। ये आईएससी बोर्ड क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है। अ लिविंग गॉड का मतलब सबसे पहले हम लोग जान लें, जीता जागता भगवान। भगवान तो वो होते हैं ना जिसको हम लोग पूजा करते हैं, कैलेंडर में दिखते हैं, मंदिरों में दिखते हैं, हमारे सामने नहीं दिखते हैं, उनकी मूर्ति दिखती है। लेकिन लिविंग गॉड का मतलब हो गया कि एक ऐसा इंसान जिसको भगवान का दर्जा दिया गया, एक जीता जागता इंसान जिसको लोगों ने भगवान माना। एक जापानीज़ हीरो की कहानी है, एक जापानीज़ बूढ़े इंसान की कहानी है जो बहुत बड़े बहादुर थे और जिनको जापान में लोगों ने लिविंग गॉड माना। न जाने कितने पुराने समय से जापान के जो समुद्री इलाकों का किनारा है वो अक्सर बहा दिया जाता है एट इरेगुलर इंटरवल ऑफ सेंचुरीज़। मतलब कई सेंचुरीज़ में देखा गया है, कई सौ साल में देखा गया है कि इरेगुलर इंटरवल, कोई रेगुलर इंटरवल नहीं है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े टाइडल वेव्स आते हैं, समुद्री लहरें आती हैं अंदर से। वो टाइडल वेव्स अर्थक्वेक की वजह से होती हैं या फिर सबमरीन वोल्केनिक एक्शन की वजह से होती हैं। सबमरीन वोल्केनिक एक्शन क्या होता है? समुंदर के अंदर वोल्केनिक एक्शन, जैसे समंदर के अंदर अर्थक्वेक आ गया, टेक्टोनिक प्लेट, यस। तो समंदर के अंदर का जो लेयर है, जो ज़मीन है, उसके नीचे का टेक्टोनिक प्लेट के खिसक जाने की वजह से वोल्केनिक एक्शन होता है, लावा इधर-उधर हिलता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है। और अर्थक्वेक जब अंदर आता है समंदर के अंदर, तो वो अर्थक्वेक का असर पानी पे नज़र आता है। पानी में बड़ी-बड़ी लहरें बनती हैं और वो लहरें जब किनारे की ओर जाती हैं तो वहाँ इंसान बसा करता है, उसको डुबा देती हैं, बहा ले जाती हैं, जिसे हम लोग सुनामी कहते हैं। ऐसे भयानक सडन राइजिंग ऑफ सी, समंदर का अचानक से बड़ा हो जाना, इसको जापानीज़ सुनामी कहा जाता है। पिछली बार जब ये सुनामी आया तो 1896 के 17 जून को आया था। पिछली बार मतलब लेखक ने जब ये राइटिंग लिखा तो उसके ठीक पहले की बात बता रहा है, 1896, 17 जून। इसका मतलब ये लिखा गया होगा 1896 के तुरंत बाद ही। ये अ लिविंग गॉड राइटर ने 1897 में लिखा था, 1897 में। तो 1897 में लिखा तो इसीलिए उन्होंने लिखा है कि पिछली बार ये कब आया, 1896 में आया। व्हेन अ वेव नियरली 200 माइल्स, जबकि 200 माइल का लंबा डिस्टेंस वाला वेव ने आकर जापान का नॉर्थ ईस्टर्न जिलों को, प्रोविंसेस को, जिनका नाम था मियागी, इवाते, आओमोरी, इन सारे प्रोविंसेस को रेकिंग कर डाला, पूरा बर्बाद कर डाला। स्कोर्स ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस, सैकड़ों सैकड़ों शहर, स्कोर का मतलब तो 20 होता है, तो कई स्कोर का मतलब सैकड़ों मान लो। तो सैकड़ों टाउन्स, सैकड़ों विलेज, सब के सब को बर्बाद कर डाला, पूरे गांव और शहर को। होल डिस्ट्रिक्ट्स, सारे ज़िलों को बर्बाद कर दिया और 30,000 ह्यूमन लाइफ्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये स्टोरी है हामागुची गोही के बारे में। ये जो हामागुची गोही की कहानी है, ये कहानी भी ऐसे ही एक ख़तरनाक कैलामिटी यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर, यानी कि एक सुनामी की कहानी है, जो कि बहुत पहले हुआ था। 1896 में नहीं हुआ था ये बहुत पहले हुआ था। गोही की कहानी, द एरा ऑफ मीजी, मीजी के पहले भी ये घटना हुई थी ऑन अनदर पार्ट ऑफ द जापानीज़ कोस्ट। ये जो मीजी थे ये एक जापानीज़ किंग थे, इसीलिए उनका जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड को माना जाता है एरा ऑफ मीजी। उनका टाइम पीरियड था 1868 से 1912, ठीक है। तो ये जो मीजी थे, ये एक जापानीज़ राजा हुआ करते थे, एक किंग हुआ करते थे, जिसकी कहानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हामागुची गोही की। ये जापान के दूसरे हिस्से में कहीं हुआ था, ठीक मीजी के एरा के पहले, बहुत पहले। अब देखो ये हामागुची गोही जो थे, ये एक बूढ़े से इंसान थे। जब ये सुनामी की घटना घटी थी तब वो एक बूढ़े से इंसान थे। उसी घटना के बाद वो बहुत फेमस हो गए। वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रेसिडेंट थे, बहुत ही उनका नाम था, बहुत ही प्रभाव था अपने गांव में।
जिस गांव में वो रहते थे, कई साल तक इट्स मुरावसा, कई साल तक तो वो उस गांव के मुरावसा बन के रहे। मुरावसा मतलब हेडमैन, जिसको गांव में कहते हैं ना, जो सबसे मुख्य होता है, मुखिया, तो वो मुखिया के रूप में भी रहे, मुरावसा। और वो जितना लाइक किए जाते थे उतना ही रेस्पेक्टेड भी थे। जो लोग थे उनके गांव के, वो लोग उनको ओजी-सान कहते थे। ओजी-सान का मतलब होता है दादाजी, जापानीज़ लैंग्वेज में। लेकिन वो अपने कम्युनिटी के बहुत ही रिचेस्ट मेंबर होने की वजह से, अपने पूरे समुदाय में, अपने पूरे लोगों के बीच में सबसे अमीर इंसान होने की वजह से कभी कभी चोज़ा के नाम से भी बुलाए जाते थे। चोज़ा का मतलब होता है एफ्लुएंट, बहुत ही रिच, बहुत ही प्रभावशाली, ठीक है ना, बहुत ही मतलब जिसके पास सब सुख सुविधा होता है उसको बोलते हैं चोज़ा। वो जो छोटे छोटे गांव के किसान लोग थे उनको सलाह भी देते थे कि कैसे उनको खेती में इंटरेस्ट जगाया जाए, ठीक, कैसे उनको खेती में उनका मन लगाया जाए, इसके लिए सलाह भी देते थे। कभी कभी उनके झगड़ों को भी वो सलटाने का काम करते थे, सुलझाने का। कभी कभी तो उन छोटे छोटे फार्मर्स को वो एडवांस भी देते थे, पैसे भी देते थे अगर कमी पड़ जाती थी, ज़रूरत पड़ती थी तो। और कभी कभी टू डिस्पोज ऑफ देयर राइस फॉर देम ऑन द बेस्ट टर्म पॉसिबल, और उनकी जो उपज होती थी, चावल की खेती होती थी, उस चावल को अच्छे दामों में बिकवाने का भी काम करते थे। तो कई तरह से लोगों की मदद करते थे। कौन? हामागुची गोई। हामागुची का बहुत बड़ा सा थैज्ड फार्म हाउस था। थैज्ड फार्म हाउस मतलब जो घास फूस से छाया हुआ रहता है, खूब सुंदर सा बनाया हुआ बहुत बड़ा सा उनका जापानीज़ घर था, फार्म हाउस था, जिसको घास फूस से ढका हुआ था, मतलब छाया हुआ था, जिसका छत, वो एक छोटे से प्लेटू के ऊपर उनका घर था, ओवर लुकिंग अ बे। प्लेटू क्या होता है जानते हो गए ना? तो प्लेटू मतलब हिंदी में कहते हैं पठार, ठीक है ना, तो पठारी इलाका जिसको हम लोग बोलते हैं। तो प्लेटू जो होता है थोड़ा सा ऊंचा जगह है, ज़मीन से थोड़ा उठा हुआ जगह, प्लेटू। ओवर लुकिंग अ बे, वहाँ से सीधा बे दिखता था, समंदर का पार्ट। ऊपर में थोड़ा ऊंचा जगह पे उठा हुआ प्लेटो पे उनका घर, और नीचे की ओर दूर पर देखने पर दिखाई देता था समंदर। प्लेटो जो था मोस्टली डिवोटेड टू राइस कल्चर। उस प्लेटो पर मेनली चावल की खेती की जाती थी, और वो प्लेटो तीन तरफ से बहुत ही घने जंगल से भरा हुआ था। वुडेड समिट्स, समिट्स का मतलब होता है ऊंचा, मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ जो थे ना, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पेड़, एक साइड में भी ऊंचे का ऊंचा ऊंचा पेड़, दूसरे साइड में भी ऊंचा ऊंचा पेड़, तीसरे साइड में भी ऊंचा ऊंचा पेड़। कल इन तीन तरफ से घिरे हुए जंगल जैसे ऊंचे पेड़ों के बीच में प्लेटो पे उनका घर था, और उनके घर से समुद्र दिखता था सामने। और जहाँ पे उनका घर था ना, वहाँ से लैंड स्लोप करता था नीचे की ओर। स्लोप मतलब ढाल। जहाँ उनका घर बना हुआ था वहाँ से उनका घर नीचे की ओर, घर से ज़मीन की ओर जब उतरेंगे तो नीचे उतरते जाएंगे और सीधा बे यानी समुद्र के किनारे पहुँच जाएंगे। स्लोप डाउन इन अ ह्यूज ग्रीन कॉन्कैविटी, और उतरते वक्त शेप कैसा होता था? कॉन्केव लेंस के जैसा। आप लोग कॉन्केव लेंस, कॉन्केव कॉन्वेक्स पढ़े होंगे ना, तो कॉन्केव कैसा होता है? इस शेप का होता है, ऐसे, ऐसे शेप का होता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। कॉन्वेक्स जो है वो ऐसे होता है, और कॉन्केव जो होता है थोड़ा सा ऐसे होता है, ऐसे। तो इस तरह से था वो शेप, ऐसे, ठीक है ना, और वो पूरा ग्रीन ग्रीन था। फ्रॉम इट्स आउटर वर्ज द लैंड स्लोप डाउन अ ह्यूज ग्रीन कॉन्कैविटी। ग्रीन कॉन्कैविटी मतलब वो जो कॉन्केव जैसा एरिया था ना, वो पूरा ग्रीन ग्रीन था, एकदम हरियाली से भरा हुआ, एज इफ स्कूप्ड आउट। ऐसा लगता था जैसे उसको किसी ने स्कूप कर दिया है। स्कूप कर देने का मतलब जैसे आइसक्रीम वगैरह देखे होगे ना, ऐसे निकालता है आइसक्रीम, ऐसा लगता था जैसे यहाँ से किसी ने ऐसे कर दिया है, पूरा छटाई कर दिया है, स्कूप कर दिया है। टू द एज ऑफ द वाटर, और वो स्कूप करके ऐसे करके घूम के जा रहा है जगह, सीधा कहाँ जा रहा है? बे के पास। सम 3/4 ऑफ ए माइल लॉन्ग, और ये रास्ता जो था ना, ये मामूली रास्ता नहीं था। 3/4 ऑफ ए माइल, जैसे 1 माइल का जो भी डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का ऑलमोस्ट 3/4 एरिया
वो कवर करता था, ग्रीन कॉन्केविटी। ठीक, हामागुची के घर से एकदम ग्रीन ग्रीन 3/4 ऑफ ए माइल, एक ही माइल का 3/4 डिस्टेंस, 1 माइल से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था वो। Was so terraced as to look when viewed from the open sea like an enormous flight of green steps। अच्छा हाँ, ये जो कॉन्केविटी था जब उतरता था उनके घर से नीचे की ओर ऐसे, तो जैसे लगता था कि सीढ़ियाँ हैं। चाय का बागान देखे हो ना, चाय के बागान में ऐसे सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ जैसे कटा कटा एरिया रहता है, इधर है फिर इधर है फिर इधर है, ऐसे कटा कटा सीढ़ियों जैसे स्टेप्स। समुंदर से देखने पर ऐसा लगता था कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं लोग, एक 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 ऐसे करके सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। When viewed from the open sea, like an enormous flights of green steps, divided in the center by a narrow wide zigzag, और सेंटर में zigzag रास्ता था, मतलब उन सीढ़ियों जैसे कॉन्केविटी में बीच में से रास्ता आता था, ऐसे zigzag 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 ऐसे रास्ता आता था। अ स्ट्रिक ऑफ माउंटेन रोड, बिल्कुल देखकर लगता था जैसे पहाड़ी इलाका का रास्ता है, यानी कि वो अच्छा खासा ही ऊंचा था प्लेटो जहाँ पे हामागुची का घर था। 90 हैज़ ड्वेलिंग्स एंड अ शिंटो टेम्पल, और उनके वहाँ 90 इसी तरह के थैज्ड हाउसेस थे उनके गांव में, और एक शिंटो टेम्पल भी था। ये उनके गांव में ऐसा दिखता था। कंपोजिंग द विलेज प्रॉपर स्टूड अलोंग द कर्व ऑफ द बे, और ये पूरा का पूरा गांव उसी कर्व के ऊपर ही बसा हुआ था। उसी कर्व मतलब ऐसा जो कर्व है ना, ऐसा कर्व जैसे इमेजिन करो यहाँ पे उनका घर है, इसका हामागुची का, थोड़ा सामने आने के बाद फिर ऐसे कर्व है, कर्व आकर के सीधा जा रहा है समंदर के पास। इसी कर्व के ऊपर जो सीढ़ियों जैसा जगह दिखता था बहुत दूर दूर तक, उसी पे 90 घर थे और एक शिंटो टेम्पल भी था। यही पूरा गांव था उनका। स्टूड अलॉन्ग द कर्व ऑफ द बे एंड अदर हाउसेस क्लाइम स्ट्रैगलिंग अप द स्लोप फॉर सम डिस्टेंस ऑन ईदर साइड ऑफ द नैरो रोड लीडिंग टू द चोजाज हाउस। ये जो चोजा थे, ठीक है ना, इन चोजा के घर के दोनों साइड्स में, आस पास में ये सारे घर थे। स्ट्रैगलिंग अप द स्लोप एंड अदर हाउसेज क्लाइम्ड स्ट्रैगलिंग, और भी बहुत सारे घर थे जो स्टेप बाय स्टेप ऊंचाई पर दिखते थे, मतलब कुछ यहाँ दिख रहे हैं, कुछ वहाँ दिख रहे हैं, कुछ वहाँ दिख रहे हैं, कुछ वहाँ दिख रहे हैं, ऐसे करते करते स्टेप ऊपर उठते जाएंगे और सबसे ऊपर में किसका है, हामागुची का घर। एक बार ऑटम का सीज़न था और शाम का वक्त था। हामागुची गोही वो अपने बालकनी से, अपने घर के बरामदे से खड़े होकर के नीचे की ओर देख रहे थे। नीचे की ओर क्या दिखता था, नीचे की ओर सी दिखता था। स्टेप्स से नीचे दूर तक नज़र जाता था तो बे का साइड दिखता था, शोर दिखता था। क्या देख रहे थे वहाँ पे, सम प्रिपरेशंस, कुछ तैयारियाँ चल रही थी, खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ। नीचे के जितने गांव वाले लोग थे ना, सीढ़ियों कहा गया ना, जिगजैग जो सीढ़ियाँ थी, स्टेप्स, उसके दोनों साइड में घर हुआ करते थे हामागुची के। अब ऊंचाई पे क्या कोई सेलिब्रेशन करेगा, तो सब लोग नीचे उतर गया था समुद्र के किनारे। वहाँ तैयारियाँ चल रही थी मेरी मेकिंग करने की, मौज मस्ती करने की। वहाँ पर एक वेरी फाइन राइस क्रॉप, वहाँ पर उस साल बहुत ही अच्छा चावल का खेती हुआ था, और जो किसान लोग थे वो लोग सेलिब्रेट करने जा रहे थे अपने हार्वेस्ट की। हार्वेस्टेशन का सेलिब्रेशन मतलब इतनी अच्छी कटाई हुई है फसल की, तो उसको सेलिब्रेट करना चाहते थे वो लोग डांस करके। इन द कोर्ट ऑफ द यूजिगामी, यूजिगामी एक भगवान थे, देवी देवता उनके जापानीज़, तो उस देवता के कोर्ट में, उनकी दरबार में, उनके मंदिर के सामने सब लोग नाच गाकर, हाँ, उसी टेम्पल में यूजिगामी भगवान के सामने लोग नाच गाना करना चाहते थे। गाना तो नहीं लिखा हुआ है, नाचना लिखा हुआ है। नाच कर सेलिब्रेशन करना चाहते थे। बूढ़ा इंसान हामागुची वो इस फेस्टिवल के बैनर को देख रहा था, बैनर्स को जापानीज़ भाषा में कहते हैं नोबोरी। देख रहा था कि कैसे बैनर्स फ्लटरिंग कर रहा है, फड़फड़ा रहा है एबव द रूफ ऑफ द सॉलिटरी स्ट्रीट। सुनसान सन्नाटा अकेला स्ट्रीट पे वो बैनर फड़फड़ा रहा है। पेपर के स्ट्रिंग्स लगे हुए थे, पेपर लैंटर्न्स थे, यानी पेपर के लालटेन बनाए गए थे, और उसकी पूरी
क्यारियाँ बनाई गई थी, मतलब बहुत सारे पेपर लैंटर्न एक पंक्ति में सजा करके लटकाया हुआ था। फेस्टून बिटवीन बैम्बू पोल्स, 2 साइड में बैम्बू लगाकर और उसमें पेपर लैंटर्न लटकाए गए थे सजावट के लिए। श्राइन को पूरी तरह से डेकोरेट कर दिया गया था एंड द ब्राइटली कलर्ड गैदरिंग ऑफ द यंग पीपल, और वहाँ पर नौजवान लोग काफ़ी सुंदर ढंग से कपड़े वगैरह पहनकर, रंग बिरंगे कपड़े पहनकर लोग इकट्ठा हुए थे। हामागुची के पास कोई नहीं था दैट इवनिंग। उनका एक छोटा सा पोता था उनके साथ। वह पोता 10 साल का लड़का था। उनके घर के बाकी लोग हैविंग गॉन अर्ली टू द विलेज, वो सारे लोग विलेज में जा चुके थे। घर के बाकी लोग पहले ही जा चुके थे सेलिब्रेशन मनाने के लिए गांव वालों के साथ। वो भी गए होते लेकिन वो नहीं गए, क्यों? क्योंकि थोड़ा कमज़ोर फील कर रहे थे, बीमार महसूस कर रहे थे। वो उनका पोता उनके साथ रह गया होगा उनका देखभाल करने के लिए। वो जो दिन था ना, काफ़ी ऑप्रेसिव था, दुखों, संकटों और सताने से भरा हुआ। राइजिंग ब्रीज, काफ़ी समुद्री हवा वहाँ चल रही थी और समुद्री हवा बढ़ने लगी। अभी भी हवा में दैट सॉर्ट ऑफ हेवी हीट, अभी भी हवा में एक भारीपन महसूस हो रहा था। गर्मी तो महसूस हो रही थी हवा में, और हवा में भारीपन महसूस हो रहा था। अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस ऑफ द जापानीज़ पीजेंट, जो जापानीज़ किसान होते हैं उनके अनुभव के मुताबिक, एट सर्टेन सीजन्स प्रीसीड्स एन अर्थक्वेक, जब कभी भी ऐसा होता है तो अर्थक्वेक होने का चांस होता है। अगर भारीपन हो हवा में, गर्मी हो हवा में, तो अर्थक्वेक होने की संभावना होती है। प्रेजेंटली एन अर्थक्वेक केम, और ठीक उसी दिन अर्थक्वेक आया भी। ये अर्थक्वेक बहुत स्ट्रांग नहीं था जिससे लोग डर जाते, लेकिन हामागुची, उनके पास, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ शॉक्स को महसूस किया अपने ज़िंदगी भर। उस दिन नहीं, हामागुची अपनी पूरी ज़िंदगी में करीब सैकड़ों बार शॉक को फील कर चुके थे, अर्थक्वेक को। इसलिए उनको पता था, इट वॉज क्लियर, आज के अर्थक्वेक के शॉक को उन्होंने जब फील किया तो बड़ा अजीब सा उनको लगा। ए लॉन्ग, बड़े लंबे समय तक अर्थक्वेक चल रहा था आज वाला, लेकिन स्लो, काफ़ी धीरे धीरे, हल्का हल्का और बड़े लंबे समय तक। स्पॉन्जी मोशन, स्पॉन्जी मोशन जैसे हम लोग किसी गद्दीदार सरफेस पे अगर चढ़ जाएं तो कैसे बॉडी डिसबैलेंस होती है, ऐसे 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 डिसबैलेंस होती है। तो हल्का हल्का सा ही अर्थक्वेक चल रहा था, बड़े लंबे समय तक चल रहा था, स्पॉन्जी फील कर रहे थे वो। इट वॉज बट द आफ्टर ट्रेमर ऑफ सम इमेंस सिस्मिक एक्शन। उनको ऐसा लगा कि शायद ये जो घटना घटी है वो कोई बहुत बड़ा सिस्मिक एक्शन, अर्थ के अंदर कोई उलट फेर हुआ है, उसी का आफ्टर इफेक्ट है, हो सकता है। द हाउस क्रैकल्ड एंड रॉक्ड, जो घर वगैरह थे उसमें चर 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 ऐसे आवाज़ आ रही थी, क्योंकि सब लकड़ियों के बने हुए थे, हमारी तुम्हारी तरह ईंट पत्थर के घर नहीं थे। एंड रॉक जेंटली सेवरल टाइम्स, और कई बार रॉक भी हो रहा था, हिल रहा था, घर सब हिल रहा था। देन ऑल बिकेम स्टिल अगेन, उसके बाद सारा शांत हो गया। अब सबको तो लगा कि अर्थक्वेक आया था और आकर के चला गया, लेकिन हामागुची को ऐसा नहीं लगा।